नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल नर्चर योर डेस्टिनेशन में आप लोग का फिर से स्वागत है। इसमें हम लोग जो है ये जो सेशन है इसमें हम लोग संविधान से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। मेन टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन पूछ सकता है, 5 नंबर का पूछेगा। तो मेन जो उसके टॉपिक है कम से कम उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो उसका टॉपिक है वो ये है, संविधान की विशेषता क्या है हमारे। तो सबसे पहली विशेषता तो ये है कि सबसे लंबा है एवं लिखित संविधान है। जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे लंबा, क्योंकि बहुत से इसके कई सोर्सों से लिया गया है हमारा संविधान। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। तो जैसे मेन बेसिक चीज़ें आप याद रखिएगा। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है आपका, अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रशिया से। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं जिसको आप याद रखिएगा। 2-4 और होंगी, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर विशेषताएं पूछेगा तो एक तो यही याद रखिएगा, सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। लंबा होने का कारण यही है क्योंकि इसने कई स्रोतों से अपने जो है उपबंधों को प्राप्त किया है। तो ठीक है, कुछ मेन मैं बता दे रहा हूँ। अमेरिका का जैसे है आपका जो लिया गया है उसमें यही है कि एक तो संविधान की सर्वोच्चता होगी, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, ये सब अमेरिका से लिए गए हैं। ब्रिटेन से आपका संसदीय प्रणाली जो है वो ली गई है। कनाडा से संघात्मक जो है शासन है उसकी विशेषताएं ली गई हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र के पास रहेगी, ये सारी चीज़ें कनाडा से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा ये सब लिए गए हैं। जर्मनी से आपात उपबंध लिए गए हैं। रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक है, तो ये मेन है, इसको याद रखिएगा। दूसरा इसकी विशेषता क्या है, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। मतलब नम्य भी है और कहीं पे कठोर भी है। कहीं पे कुछ चीज़ें जो है, कुछ प्रावधान आसानी से उसमें परिवर्तित किए जा सकते हैं, कुछ के लिए कठोर या 2/3 जो है उसमें संसदीय विशेष बहुमत की प्रक्रिया की ज़रूरत होती है उसको बदलने के लिए। जैसे अगर किसी राज्य की सीमा वगैरह बदलनी है तो इजीली तरीके से केवल संसद के साधारण बहुमत से पारित हो सकते हैं। वहीं राज्यों से संबंधित अगर उपबंधों को परिवर्तित करना है, या तो राष्ट्रपति व महाभियोग की प्रक्रिया चलानी है, या कुछ और भी संविधान संशोधन जो भी मतलब जिससे केंद्र और राज्यों के संबंधों में किसी तरीके से कमी या अधिक होती है, या न्यायपालिका की शक्तियों में किसी तरीके से कमी या अधिक किया जाता है, तो उसके लिए विशेष प्रावधान की आवश्यकता होती है। तो हमारा जो संविधान है नम्यता एवं अनम्यता या कठोर का समन्वय है। संघात्मक एवं एकात्मक का समन्वय। कहीं पे संघात्मक है, कहीं पे एकात्मक है। एकात्मक कब हो जाता है, जैसे आपातकालीन प्रावधान लागू होना हो तो उस समय जो है सारी शक्तियाँ केंद्र के पास चली जाती हैं। राज्यपाल की नियुक्ति में, आईएएस की नियुक्ति में, इन सब में जो है केंद्र के पास अधिक शक्तियाँ रहती, तो ऐसा लगता है कि एकात्मक की तरफ इसका झुकाव ज़्यादा है। लेकिन संघात्मक भी है क्योंकि केंद्र और राज्यों को शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जैसे केंद्र सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, इस तरीके से। तो ये याद रखिएगा, संघात्मक एवं एकात्मक का समन्वय है। कहीं कहीं पर जहाँ पे राष्ट्र की एकता खतरे में पड़ती है वहाँ पे ये एकात्मक की तरफ, जैसे आपातकालीन प्रावधान कब होते हैं, जब राष्ट्र की एकता के समझ कोई खतरा उत्पन्न होता है, तो उस समय जो है आपातकालीन उपबंध के द्वारा राष्ट्र की एकता की रक्षा के लिए ये सब प्रावधान किए जाते हैं। संविधान की सर्वोच्चता। कोई भी विधि या नियम ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करे। तो हमारे संविधान में जो है संविधान को सर्वोच्च बनाया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखी गई है क्योंकि ये क्या है, संविधान का व्याख्या करता है। और जो भी चीज़ें अगर कोई विधायिका द्वारा या कार्यपालिका द्वारा कोई भी ऐसा जो है विधेयक या कानून लाया जाता है जिससे नागरिकों के अधिकारों का हनन हो, या तो संविधान के प्रावधानों का वो उल्लंघन हो रहा हो, तो उसको जो है ये पुनरावलोकन के द्वारा उसको अवैध करार देता है। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएँ याद रखिएगा। अगला जो टॉपिक है वो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। पहला तो यही कि ये जो है वाद युग नहीं होता है। एक मिनट देख, हाँ, इसकी विशेषता यही है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो वाद योग्य नहीं है। मतलब इनको हम न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवा सकते कि इसको आप लागू ही कीजिए। ये जस्ट एक निर्देश है किसी भी सरकार को कि आप जो है जो वहाँ की जनता है उनके सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए इन सब चीज़ों को लागू करें, जितने भी इसमें निर्देश दिए हुए हैं। पहला कि यही है, ये वाद्य योग्य नहीं है। दूसरा, जो मौलिक अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है, लेकिन राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, इसमें कुछ प्रावधान इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। एक तो 39A जिसमें निःशुल्क एवं विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। जो भी गरीब वर्ग हैं उनको
निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया है। ये गांधी जी का हमारा जो है सपना था। 44वां के अंतर्गत एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है। 41, 42, 43 में यही है कि कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, काम की न्याय संगत दशाओं का अधिकार, उद्योगों में कर्मकारों की जो है भागीदारी, इस तरीके से है। और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, मेन मैं बता दे रहा हूँ। 44वां में एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 46वें में अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों और उत्थान की बात की गई है। 47वें में लोक स्वास्थ्य सुधार की बात की गई है। 48वें में कृषि एवं पशुपालन के संगठन की बात की गई है। सबसे इम्पोर्टेंट 49, 50 और 51 है, इसको राका करके याद रखिएगा। 8 से हो गया राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का सुरक्षा। के से हो गया कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। और ए से हो गया अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए जो उसमें व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, वो मैं लिखना भूल गया हूँ, आप लोग याद रखिएगा। राका राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण, के से कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण और ए से अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो है संधियाँ रहेंगी उसको लागू करने से रिलेटेड है। तीसरा क्या है, मौलिक अधिकार। 51 में वही रहेगा कि सॉरी मैं भूल रहा हूँ, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए जो भी व्यवस्था रहेंगी वो किया जाएगा 51 के अंतर्गत। तीसरा है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। मौलिक अधिकार की विशेषताएं क्या है? पहला तो ये राजनीतिक अधिकार है, प्रदान करता है। ये सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। नकारात्मक मतलब राज्यों पर कुछ तरीके का प्रतिबंध लगाता है ये। तीसरा क्या है इसकी विशेषता? विदेशी एवं नागरिक दोनों लोग को प्राप्त है। जैसे 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। चौथा, ये वाद योग्य है, मतलब अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाके इसका अपना लागू करवा सकते हैं। इसके अंतर्गत 5 प्रकार के रिट जारी की जाती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, इस तरीके से। कितने प्रकार के अधिकार इसमें दिए गए हैं? 6 प्रकार के। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है केशवानंद वाद, उसका सन पूछ सकता है। तो केशवानंद वाद 1973 में आया था, जिसके अंतर्गत मूल ढांचा सिद्धांत दिया गया था। मूल ढांचा का मतलब ये हुआ था कि आप संविधान में, इसमें कई मतलब क्रम आते हैं, लेकिन मेन यही है। केशवानंद वाद में 1973 में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया था। इसमें यही था कि आप संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकते जिससे संविधान के मूल ढांचा ही पूरा परिवर्तित हो जाए। और न्यायपालिका द्वारा समय समय पर इसका जो है मूल ढांचा बताया गया कि क्या क्या मूल ढांचा है। जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका का पुनर्विलोकन, संविधान की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता और मतलब हमारा जो संघीय प्रणाली, ये सब समय समय पर जो है वो इसके मूल ढांचा के अंतर्गत बताए गए विभिन्न वादों के द्वारा। मौलिक कर्तव्य से इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है? एक तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्य वो उनके अनुशंसा, स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, उन्हीं के अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क के द्वारा इसको जोड़ा गया संविधान में। कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 4-5 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। समिति का नाम पूछ सकता है, स्वर्ण सिंह समिति, किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें सन 1976। भाग कौन सा है? 4 का, अनुच्छेद 51 का। कुल कितने मौलिक कर्तव्य? 11। संसदीय प्रणाली क्या होती है? तीसरा टॉपिक है। तो संसदीय प्रणाली जो इस समय मतलब हमारे भारत में लागू की गई है, इसमें क्या होता है? नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले कैबिनेट के पास। पहली चीज़, निचले सदन का विघटन हो जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कह के जो लोकसभा रहता है उसका विघटन कर देता है। सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। यदि एक मंत्री मतलब अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देता तो ऑटोमेटिक जो है मंत्रिपरिषद वो भंग हो जाती है। यही सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है। एक के लिए सब जिम्मेदार, सब एक के लिए जिम्मेदार। ये सारी मेन इसका कॉन्सेप्ट यही है। दोहरी सदस्यता, जो मंत्री होते हैं वो विधायिका के भी सदस्य होते हैं और आपके कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं। मंत्री भी होते हैं और विधायिका के भी सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, जो सदन का नेता होता है। यही संसदीय प्रणाली की विशेषताएं। मेन क्वेश्चन ये पूछता है कि इसकी